हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आपका एक सब्जेक्ट है ह्यूमन राइट्स का, ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। आज के इस वीडियो में हम उसके चैप्टर 1 को पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का नाम है मानव अधिकारों को समझना, अधिकारों की 3 पीढ़ी। तो देखिए, अब इस चैप्टर में हमें कई सारी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहली चीज़ कि हमें मानव अधिकार को काफ़ी डिटेल में समझना है, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर आप डिटेल में पढ़ाइए। कोई बात नहीं, हम पूरी वीडियोस देख लेंगे, आधी आधी करके देखेंगे, कैसे भी देखेंगे, बट बच्चे कह रहे हैं कि हमें पूरा पढ़ाइए। जो रेगुलर के स्टूडेंट्स को भी जितना पता होता है उससे ज़्यादा ही पता हो, उससे कम ना पता हो। तो फ्रेंड्स, आपको अब पूरी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, इसलिए बिना कुछ स्किप किए मैं आपको सारी नॉलेज देने की पूरी की कोशिश कर रहा हूँ। और कम से कम आसान से आसान शब्दों में जितना ज़्यादा मैं आपको पढ़ा सकूँ, ये मेरी पूरी की पूरी कोशिश है। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर में कई सारी बातें करेंगे, उन सभी बातों को मैं समझाऊंगा आपको और सारी चीज़ें आप समझ भी जाएंगे। बट प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, एक बात ये है कि आप अगर चैप्टर समझ जाएंगे तो आप आसान भाषा में उसे खुद भी लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ पे नोट्स जो हैं वो थोड़े से टफ हैं, तो कोई नहीं, मैं आपको समझाऊंगा और समझ जाएंगे तो आप आसान भाषा में खुद भी बनाकर लिख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखना, ज़रूर समझना, पूरा देखना। उत्तर विश्व युद्ध अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की आवश्यकता का साक्षी है। इससे 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र की छत्रछाया में विभिन्न घोषणाओं और सम्मेलनों के कारण मानवाधिकार शासन की स्थापना हुई। मानवाधिकार के अध्ययन में 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा ने मानवाधिकारों के विकास, संरक्षण और संवर्धन की नींव रखी। तब से मानवाधिकारों के राष्ट्र राज्यों से प्रभावित मान्यता मिली। इस प्रकार मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा बन जाता है और पूरे क्षेत्रों में, पूरे देश मतलब पूरे विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक प्रमुख बन जाता है। अब देखिए दोस्तों, पहले जब कभी युद्ध हुआ करते थे तो युद्ध में केवल सैनिक मारे जाते थे। कभी भी युद्ध होता था, दो राजा आपस में लड़ते थे तो राजा मारे जाते थे, सैनिक मारे जाते थे। ये जो प्रमुख व्यक्ति थे, जो प्रशासनिक, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे, जो राज्य के अंतर्गत राजा के अधीन काम करते थे, वो सब मारे जाते थे। मतलब जो आम नागरिक थे, आम जनता थी, वो कभी भी इतनी बड़ी तादाद में उस पर हमला कभी होता ही नहीं था। वो बात अलग है कि अनजाने में या जो भी लोग सामने आए उनको मारते चले जाते थे लोग, बट फिर भी आम नागरिक इतनी बड़ी जितना वर्ल्ड वॉर में जितनी बड़ी मतलब हानि हुई थी आम नागरिकों को, उतनी पहले कभी भी युद्ध वगैरह में आम नागरिकों को उतना नुकसान नहीं हुआ था। आम नागरिकों की जान को या आम नागरिकों की जो जीवन है, उसको इतना बड़ा खतरा कभी भी उसके लिए पैदा नहीं हुआ जितना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पैदा हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी बहुत ज़्यादा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा खतरा था आम नागरिकों के लिए। तो अब देखा गया कि आम नागरिक थे, अब उनका विश्व युद्ध होने से बहुत बड़ा उनके लिए अब खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि अब दोबारा कभी युद्ध होता है तो अब पूरी की पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे में मानवाधिकारों का विचार सामने आता है। एक विचार तो सामने आता है कि अब युद्ध नहीं होना चाहिए, और अब एक विचार सामने आता है कि जितनी बड़ी तादाद में अब मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, इंसान, क्योंकि भाई जो भी व्यक्ति है वो एक इंसान है, तो इंसान होने के नाते उसके पास कई सारे अधिकार हैं। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या देखा गया था कि बहुत बड़े पैमाने पर यहूदियों को हिटलर ने एक चैम्बर में बंद कर जहरीली गैस से मार दिया था। तो ये क्या था? मानव अधिकार का उल्लंघन था। भाई वो तो इंसान है ना, आप इंसान के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? इसके अलावा कई सारे मानवाधिकार के उल्लंघन के उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे आए। बंदी गृह में बहुत सारे व्यक्तियों को रखा गया, बहुत सारे मानवाधिकार का उल्लंघन का मामला सामने आया, जिससे ये विचार पैदा हुआ कि अब हमें मानवाधिकारों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। और उस सुरक्षा के कारण ही संयुक्त राष्ट्र संघ सामने आया, जिसने मानवाधिकारों की रक्षा का मतलब भार अपने ऊपर ले लिया।
देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ जो अस्तित्व में आया उसका एक मेन कारण था कि वो शांति की स्थापना के लिए आया था, बट उसका एक छिपा हुआ एक अन्य जो महत्वपूर्ण कारण था वो था मानवाधिकार। अब पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ सामने आया, जिसने अपने ही मतलब अपने में से ही एक संगठन बनाया मानवाधिकार के लिए, जो कि पूरे विश्व में मानवाधिकार के उल्लंघन को देखता है और उसको रोकने के प्रयास करता है। तो इस तरह आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मानवाधिकार का मुद्दा था वो एक प्रमुख मुद्दा बन गया था, और प्रमुख मुद्दा बन गया था इसीलिए इसकी सुरक्षा की ओर लोगों ने या देशों ने ध्यान देना शुरू किया, और बहुत सारे राष्ट्र राज्यों ने इस विचार को फैलाया। यहाँ तक कि जो भारतीय जो नेता थे वो भी इसका समर्थन कर रहे थे पूरी तरह। मानव अधिकार मूलभूत अधिकार हैं जो मनुष्य के रूप में पैदा होने के आधार पर सभी मनुष्य इसके अधिकारी हैं। यह प्रकृति में सार्वभौमिक हैं, अर्थात यह भौगोलिक स्थानों, राष्ट्रीयता और लिंग आदि की परवाह किए बिना प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित हैं। मानव अधिकार राज्य पर व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी देता है। मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी हैं क्योंकि वे जन्म से इन अधिकारों के अधिकारी हैं। यह किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास के लिए अपरिहार्य यानी कि अनिवार्य हो जाता है क्योंकि यह जीवन, स्वतंत्रता, समानता के अधिकार को सुरक्षित करता है और विचार, विवेक, धर्म आदि की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो मानव अधिकार हैं ये मूलभूत अधिकार हैं क्योंकि ये व्यक्ति को जन्म के आधार पर दिए गए हैं। मतलब आपका जो जन्म हुआ है वो एक व्यक्ति, एक इंसान के रूप में हुआ है, एक मैन के रूप में हुआ है। मैन मतलब वुमेन भी हो सकती है, ठीक है। एक इंसान के रूप में आपका जन्म हुआ है, तो आपके पास ये अधिकार होने ही चाहिए। ये विचार है यहाँ पर। मानव अधिकार का विचार है कि सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार मिले हुए हैं जो कि उनकी जीवन, स्वतंत्रता और उनके खुद के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनकी समानता के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो वो अधिकार उनको कौन दे रहा है? क्योंकि उनका जन्म मानव के रूप में हुआ है तो प्रकृति ही उनको अधिकार दे रही है। विचार होता है कई बार कि ईश्वर ही उनको अधिकार दे रहा है, और ये जो अधिकार हैं वो सार्वभौमिक हैं, मतलब हर जगह हैं वो अधिकार। मान लो कि आप एक व्यक्ति हो और आप मान लो भारतीय हो, अब भारत से आप पाकिस्तान चले गए तो क्या आपका मानव अधिकार खत्म हो जाएगा क्योंकि आप तो दूसरे देश में हो? ऐसा नहीं है। ये अधिकार सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब आप कहीं भी जाओ, आप अगर मानव हो, आप इंसान हो, तो आपको इंसान की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। ये मानव अधिकार हैं, और मानव अधिकार को मानते हुए ही अब कितने ही मतलब आप अगर इंडिया में देखें तो कितना ही बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, क्या उसे पूरे सरे बाजार में फांसी दे दी जाती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मानव अधिकार के अंतर्गत कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि वो उसका जन्म एक इंसान के रूप में हो, भले वो बहुत बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, बट वो इंसान है, इसीलिए हम उसे ऐसे चौराहे पर नहीं मार सकते। ये विचार है इसके पीछे। कई बार आप मान लो कोई व्यक्ति है जिसको बस गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बहुत बड़ा आरोपी नहीं है वो, तो उसको हथकड़ी ना लगाने का भी एक अधिकार है भारत में। आर्टिकल जो 21 है वो बताता है कि इस व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है कि उसे हथकड़ी ना लगाई जाए। हालांकि उसके लिए कई चीज़ें हैं, कई और प्रोविजंस हैं, बट क्योंकि भाई आप एक इंसान के हाथों को नहीं बांध सकते, उसको एक दास की तरह नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी जो भी बातें बता रहा हूँ वो मानव अधिकार के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। तो मानव अधिकार क्या हैं? आपके सार्वभौमिक हैं, ये मूलभूत हैं। सार्वभौमिक का मतलब बता दिया कि जगह के हिसाब से आपके मानव अधिकार चेंज नहीं होंगे। जो मेन अधिकार हैं वो आप कहीं भी जाइए आपके पास वो अधिकार आपको होंगे ही होंगे, और ये अधिकार ज़रूरी भी हैं, और राज्य की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो आपके इन अधिकारों की सुरक्षा करे या वो आपको ये अधिकार दे। तो यहाँ तक आपको काफ़ी बातें समझ में आई होंगी मानव अधिकार से संबंधित। अब हम बात कर रहे हैं अधिकारों की सैद्धांतिक समझ की, थोड़ी सी बात करेंगे इसकी बस। देखिए, एक अधिकार एक विशेष स्वरूप से कार्य करने या व्यवहार करने का अधिकार है। अधिकारों का मूल अर्थ शक्ति या विशेषाधिकार के लिए था। मानव अधिकार, ह्यूमन राइट, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत से विकसित होते हैं जो व्यक्ति को राज्य से बचाता है। अब देखिए दोस्तों,
जो अधिकार होता है उसका मतलब क्या होता है? अधिकार मतलब एक शक्ति है। अगर मेरे पास अधिकार है तो मतलब मेरे पास वो पावर है, वो शक्ति है, वो विशेष अधिकार है। तो अधिकार का मतलब होता है पावर या शक्ति। ठीक है, ये जो मानव अधिकार है वो कैसे आया अस्तित्व में? तो ये प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत पर आया कि मनुष्य का जो प्राकृतिक जीवन था उस समय ही मनुष्य को कई सारे अधिकार प्राप्त थे। मनुष्य को स्वतंत्रता मिली हुई थी पहले से ही। तो इस कारण से वो जो अधिकार थे उन्हें हम मानव अधिकार के रूप में मान्यता देते हैं। जो लॉक और थॉमस हॉब्स थे, तो जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की बात की है और इन्होंने प्राकृतिक अधिकार के बारे में जो वर्णन किया है उससे हम समझ सकते हैं कि ये जो मानव अधिकार हैं वो प्राकृतिक अधिकारों से ही मतलब सामने आए हैं। अब लॉक और हॉब्स ने कई सारे मनुष्य की प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी। हॉब्स तो ये कह रहा था कि मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों मतलब अराजकता की स्थिति होती है जिसमें लोगों में छीना झपटी, धोखाधड़ी, ये सारी चीज़ें होती हैं जिस कारण से मनुष्य क्या करते हैं, आपस में समझौता करके राज्य की स्थापना करते हैं और सारे अधिकार राज्य को दे देते हैं। बट जॉन लॉक कहता है कि प्राकृतिक अधिकार मनुष्य के पास होते हैं और फिर मनुष्य समझौता तो कर लेते हैं, राज्य का निर्माण भी कर लेते हैं, बट फिर भी मनुष्य के पास बहुत ज़्यादा अधिकार और स्वतंत्रता होती है। तो वैसे दोनों ही दार्शनिक थे, उन्होंने दोनों ने ही कहा कि हाँ, प्राकृतिक अधिकार बहुत ज़्यादा थे मनुष्य के पास। तो प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित ही है मानव अधिकार। तो अधिकारों, ये जो टॉपिक है अधिकार की एक सैद्धांतिक समझ, इसमें मैंने बस आपको बताया कि जो अधिकार जब मिल जाते हैं व्यक्ति को तो उसका अलग ही मतलब होता है, वो एक पावर की तरह होती है। और ये जो मानव अधिकार है उनका स्रोत कहाँ से आ रहा है? तो वो प्राकृतिक अधिकार से आ रहा है कि मनुष्य को प्रकृति ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं। अब इसे मैं थोड़ा और समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, जब प्रकृति थी, जब मान लो जब वो कोई भी स्टेट नहीं होता था, स्टेट मतलब जब कोई भी सरकार नहीं थी, तब क्या था? तब मनुष्य खुला घूम रहा था, उसके पास पूरी स्वतंत्रता थी, सब कुछ था, वो चाहे जैसे कहीं भी आए जाए, कोई रोक टोक नहीं थी। हाँ, वो बात अलग है कि हाँ, हो सकता है कि दो गुटों में आपस में लड़ाई हो जाए, तो उस समय एक दूसरे के अधिकारों का वो दोनों उल्लंघन करें। बट फिर भी नॉर्मली कहा जाए तो मनुष्य के पास अधिकार तो अनलिमिटेड थे, बहुत सारे अधिकार थे। अब वो उसका कितना भी प्रयोग कर सकता था, बट उसको कंट्रोल करने के लिए ही स्टेट अस्तित्व में आता है, राज्य अस्तित्व में आता है, ताकि व्यक्ति एक दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन ना करें। बट व्यक्ति को जब प्रकृति ने बहुत सारे अधिकार पहले से ही दिए हैं, तो क्या जो स्टेट है वो मनुष्य के सारे अधिकारों का हनन कर लेगा? जो सरकार है क्या वो मनुष्य के सारे अधिकारों को अपने पास रख लेगी? नहीं। लिमिट में कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कि मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसकी जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी अधिकार हैं, वो आज के टाइम पर मानव अधिकार हम उन्हें मानते हैं और वो सभी व्यक्तियों को मिलने ही चाहिए। अब इसी चीज़ को हम इस टॉपिक में मानव अधिकार एवं प्राकृतिक अधिकार, इसमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। मानव अधिकार प्राकृतिक अधिकारों का आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष संस्करण है। प्राकृतिक अधिकार धार्मिक विश्वास के विचार से गहराई से प्राकृतिक अधिकार धार्मिक विश्वास के विचार में गहराई से निहित हैं, जहाँ किसी व्यक्ति का नैतिक मूल्य देवीय अधिकार पर आधारित था। इसमें सामान्यतः मनुष्य को ईश्वर के प्राणी के रूप में देखा जाता है। इसलिए हॉब्स और लॉक जैसे राजनीतिक दार्शनिक प्राकृतिक अधिकार के विचार को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं। यह मानव अधिकारों के मूल विचार का एक भाग बन जाता है कि कुछ अधिकार और विशेषाधिकार मनुष्य के लिए अनिवार्य हैं, क्योंकि यह मनुष्य को जन्म से दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अभी ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी। देखिए, जो बातें मैंने अभी बताई थी वही बात इसमें लिखी हुई है कि ये जो मानव अधिकार है वो प्राकृतिक अधिकारों का ही एक रूप है, और कई बार ये जो विचार है मानव अधिकार का, इसे भगवान से जोड़ा जाता है, ईश्वर से जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने समझा कि मानव अधिकार क्या होता है। मानव अधिकार में मेन चीज़ आपको मैंने अभी यहाँ पर बताई। जो मेन चीज़ है, जो मेन वर्ड है वो है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार की जो अवधारणा है वो मानव अधिकार के साथ जुड़ी हुई है, या यूँ कह सकते हो कि जो प्राकृतिक अधिकार था उसी से मानव अधिकार अस्तित्व में आया है। प्राकृतिक अधिकार मैं आपको एक बार और समझा दे रहा हूँ। ऐसी मान्यता है, स्पेशली जो
अनुबंध का सिद्धांत सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको फिलॉसफी वाली क्लास में मैंने पढ़ाया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जॉन लॉक, हॉब्स ने बताया था। अब जो जॉन लॉक हैं, हॉब्स हैं, इन्होंने, ये जो दार्शनिक हैं, इन्होंने प्राकृतिक अधिकार की बात कही है। देखिए, प्राकृतिक अधिकार वही अधिकार हैं जब कोई भी सरकार नहीं थी तो उससे पहले लोगों के पास जो अधिकार थे वही प्राकृतिक अधिकार थे। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी सरकार उन अधिकारों को नहीं छीन सकती। जैसे कि एक इंसान की बोलने की आज़ादी थी, चाहे सरकार हो या ना हो, चाहे राज्य हो या ना हो, हर इंसान को बोलने की स्वतंत्रता थी। तो राज्य के पास मतलब ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो लोगों से ये अधिकार छीन सकें। तो ये मानव अधिकार के रूप में आज सामने आ रहा है। तो यहाँ तक हमने मानव अधिकार को और बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम मानव अधिकार को और भी अच्छे से थोड़ा सा जो एंड्रयू हेवुड ने बताया है कुछ पॉइंट्स में, उसे और एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि सारी बातें आपको बताई जा रही हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो के कुछ पॉइंट्स आप हो सकता है कि आप छोड़ दें, या कुछ पॉइंट्स आप नोट्स में शामिल करें, कुछ ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बट मैं आपको पूरी तरह सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देख लें। अगर 1 घंटे की भी वीडियो है तो कोई भी बेकार बात नहीं है। अगर आप 1 घंटे में भी कॉलेज का एक पूरा चैप्टर अगर ख़त्म कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। भाई, अगर आप रेगुलर क्लासेस लोगे तो एक चैप्टर ख़त्म करने के लिए 10-10 दिन लग जाते हैं। बीच में छुट्टियां भी पड़ती रहती हैं, तो ये 2-2 हफ्ते, ढाई हफ्ते तक एक चैप्टर खिंचता चला जाता है। वो बहुत डिटेल में बात करते हैं प्रोफेसर्स, जो रियलिटी में अच्छा पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट, हालांकि मैं बहुत अच्छा तो नहीं हूँ, बट फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको एज अ रेगुलर स्टूडेंट, जैसा कि रेगुलर स्टूडेंट को सारी जानकारी दी जाती है, वैसे ही मैं सारी बातें आपको बताऊं। इसीलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, बट प्लीज़ फ्रेंड्स यकीन मानिए, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। ये बातें मैं बस इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप बोरिंग फील ना करें और वीडियो को देखें पूरा। और यकीन मानिए, जब आप पूरी वीडियो देख लोगे, जब आप एक समरी बनाओगे कि आपने लास्ट में क्या क्या पढ़ा टोटल, तो आप सारा चैप्टर मतलब रिमाइंड कर लोगे बहुत ईजिली। आपको सारी बातें बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगी। कोई नहीं, वापस से टॉपिक पर आते हैं। एंड्रयू हेवुड व्यापक रूप से मानवाधिकारों की अवधारणा की व्याख्या करते हैं। मानवाधिकार मानव के रूप में जन्म लेने के आधार पर मनुष्य के लिए प्राप्त मूल अधिकार हैं। मानवाधिकार सार्वभौमिक हैं। यह इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति का है, चाहे उनका क्षेत्र, धर्म, नस्ल और लिंग आदि कुछ भी हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एंड्रयू हेवुड मानवाधिकार को और भी विस्तारित तरीके से आपको बता रहे हैं। पहले पॉइंट में ये बता रहे हैं कि जो मानवाधिकार है वो सभी व्यक्तियों को मनुष्य के रूप में जन्म लेने के कारण मिले हुए हैं। मतलब आप एक मनुष्य हो, इसलिए आपको ये मानव अधिकार मिले हैं। तो पहला पॉइंट वो बता रहे हैं कि जो मानव अधिकार है वो सभी व्यक्तियों को क्यों मिला है, कि मनुष्य के रूप में उन्होंने, मतलब एक भाई मनुष्य एक अलग ही नस्ल है, एक अलग ही नस्ल है, एक अलग ही जाति है। तो मनुष्य के रूप में मतलब एक श्रेष्ठता का मतलब भाव बताते हुए कि आप श्रेष्ठ हो, आप मनुष्य हो। दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी कौन है, सबसे ताकतवर प्राणी कौन है, अगर हम कहें तो वो मनुष्य ही है, क्योंकि मनुष्य कुछ भी कर सकता है। तो मनुष्य के रूप में आपने जन्म लिया है, इसलिए ये अधिकार आपको मिले हैं। दूसरा पॉइंट वो बताते हैं कि जो मानव अधिकार हैं वो सार्वभौमिक हैं, वो सबके लिए हैं। मतलब आपने चाहे अमेरिका में जन्म लिया हो, अगर आप अमेरिका में रहते हो, चाहे भारत में रहते हो, आपके वो अधिकार छीने नहीं जा सकते। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है कि एक ह्यूमन के होने के नाते आपको वो अधिकार हर जगह मिले हुए हैं। ये मानव अधिकार का मतलब है कि लिंग हो, चाहे कोई लेडी हो, चाहे कोई मैन हो, चाहे कोई गर्ल हो, कोई बॉय हो, या कोई किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, किसी भी धर्म का हो, अफ्रीका का व्यक्ति हो, किसी भी नस्ल का हो, तो ये मायने नहीं रखता। अगर आपने इंसान के रूप, अगर वो कोई भी व्यक्ति इंसान है तो उसे ये मानव अधिकार प्राप्त हैं। तो पहला जन्म के आधार पर हो गया कि जन्म और मनुष्य के रूप में जन्म लेने के कारण अधिकार मिले हैं, मानव अधिकार। एक और चीज़ बताई गई यहाँ पर आपको कि जो ये मानव अधिकार हैं वो सार्वभौमिक हैं, वो हर जगह हैं आपके लिए, और वो सबके लिए हैं। हर जगह भी होंगे और वो सबके लिए होंगे। तो
मानवाधिकार हर सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। इसके अलावा मानवाधिकार अविभाज्य हैं, आधारिक अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार परस्पर जुड़े हुए हैं और इसलिए एक को एक नहीं दिया जा सकता और दूसरे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ये सभी अधिकार प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि और विकास के लिए समान महत्व के हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मानव अधिकार हैं वो अविभाजित है, मतलब इसका आप बंटवारा नहीं कर सकते। नागरिक स्वतंत्रता हो, आर्थिक स्वतंत्रता हो, राजनीतिक अधिकार हो, तो ये व्यक्ति के ये अधिकार आपस में जुड़े हुए हैं। इनको आप मतलब इनका बंटवारा नहीं कर सकते कि आपने मान लो आर्थिक अधिकार दे दिया और आप राजनीतिक अधिकार ना दो, तो कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। मतलब मानव अधिकारों को बांटा नहीं जा सकता। तो जितने भी ये अधिकार हैं ये मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं। मानव अधिकार पूर्ण है, यह वास्तव में मानव जीवन जीने के लिए मूल आधार बनाता है। तो फ्रेंड्स, मानव अधिकार सब कुछ हैं, जिससे इतने सारे अधिकार होते हैं मानव अधिकार में कि जो मानव एक व्यक्ति है जो वो अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए, व्यक्तित्व के लिए ये अधिकार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी पॉइंट्स में बताए गए ये सारे की सारी मानव अधिकार की एक तरह से विशेषताएं कह लो, या ये मानव अधिकार से संबंधित अवधारणाएं हैं। इसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि जन्म के आधार पर मनुष्यों को ये अधिकार दिए जाते हैं कि भाई मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है। इसके अलावा ये जो अधिकार है वो सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मेन मतलब है कि ये अधिकार सभी व्यक्तियों को मिले हैं, मतलब धरती पर रहने वाले सभी व्यक्तियों को ये अधिकार मिले हुए हैं। और मानव अधिकार जो हैं वो अविभाज्य हैं और ये अधिकार अपने आप में पूर्ण है। इसमें मतलब जीवन जीने के लिए जो आवश्यक अधिकार चाहिए वो शामिल हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा मानव अधिकार का जो सिर्फ हम मानव अधिकार को समझ रहे थे कि आखिर मानव अधिकार का क्या मतलब है, उसको हमने काफ़ी डिटेल में अब पूरी तरह समझ लिया है। अब हम बात करते हैं मानव अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। आखिर किस तरह से मानव अधिकार सामने आए। मानव अधिकारों की अवधारणाओं का विकास के विभिन्न चरणों में या विभिन्न ऐतिहासिक संबंधों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ साथ विभिन्न देशों के ऐतिहासिक विकास का एक उत्पाद है। देखिए दोस्तों, ये जो मानव अधिकार हैं ये कई चरणों में सामने आए हैं। अचानक से किसी को सपना नहीं आया कि हमारे प्राकृतिक अधिकार हुआ करते थे, ऐसा कोई अचानक से सपना नहीं आया था। ये जो मानव अधिकार का जो सिद्धांत सामने आया है वो धीरे धीरे कई चरणों में सामने आया है। स्पेशली हम यहाँ पर यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं, तो कई सारे चरणों में कई सारे ऐतिहासिक विकास होते हुए ये मानव अधिकार का सिद्धांत या मानव अधिकार का विचार सामने आया। इसलिए मानव अधिकारों की अलग अलग समझ और प्रथाएं हैं, क्योंकि देखो ये अलग अलग तरह से इसका विकास हुआ, अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ रही हैं, तो अलग अलग इसकी समझ है थोड़ी बहुत और अलग अलग इसकी प्रथाएं भी रही हैं। मानव अधिकार के जो प्रमुख जो चरण रहे हैं, चरण कह लो या जो घटनाएं हुई हैं मानव अधिकारों के विकास में, वो कुछ इस प्रकार हैं। इसमें सबसे पहली है मैग्ना कार्टा, जो कि 1215 में सामने आया था इंग्लैंड में। मैग्ना कार्टा देखिए दोस्तों, एक अधिकार पत्र था, एक अधिकार घोषणा पत्र था, जिसमें जो राजा था उसने ये कहा कि हम अन्यायपूर्ण जो टैक्स लेते हैं वो नहीं लेंगे, किसी भी व्यक्ति को फालतू में परेशान नहीं किया जाएगा। मतलब कि राजा ने कुछ जो तानाशाही होती है उसको कम किया और कुछ अधिकार दिए व्यक्तियों को। तो ये मैग्ना कार्टा था, इंग्लैंड का प्रमुख है ये। इसके बाद है बिल ऑफ राइट्स, 1688 में इंग्लैंड में गौरव में क्रांति हुई थी, जिसे ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये ऐसी क्रांति थी जिसमें कोई खून नहीं बहा, और 1688 में जो ये क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, इसमें बिल ऑफ राइट्स की घोषणा की गई। इसमें मानव के कई सारे अधिकारों, स्पेशली स्वतंत्रता, संपत्ति जैसे अधिकारों का वर्णन किया गया। तो इससे भी मानव के अधिकार जो थे वो बढ़ रहे थे। इसके बाद स्वतंत्रता की घोषणा यूएसए में होती है। 1776 में यूएसए स्वतंत्रता की घोषणा करता है। तो
ये जो स्वतंत्रता की घोषणा होती है, इसका एक प्रमुख प्रभाव पड़ता है मानवाधिकार के विचार पर, क्योंकि इसके बाद हम जानते हैं कि अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है और फिर वहाँ पे स्वतंत्रता का विचार बहुत ज़्यादा फैलता है। इसके बाद मनुष्य एवं नागरिक के अधिकार। अब 1789 में फ्रांस में एक क्रांति हुई थी जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। अब फ्रांसीसी क्रांति का पूरे विश्व पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इसमें मनुष्य के नागरिक अधिकारों की बात की गई थी, मनुष्य की स्वतंत्रता की बात की गई थी, संप्रभुता की बात की गई थी, मनुष्य की समानता की बात की गई थी। इसके बाद कामकाजी एवं शोषित लोगों के अधिकारों की घोषणा। अब 1917 में रूस में क्रांति होती है, फिर 1918 में ही फिर जो शोषित लोग होते हैं उनके अधिकारों की घोषणा की जाती है। तो दोस्तों ये सारी जो घटनाएं हुई थी, मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स या यूएसए की स्वतंत्रता, फिर फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, फिर रूस की जो क्रांति हुई थी, इसका मानव अधिकार के विचार पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इससे मानव का जो अधिकार था वो बहुत बढ़ गया। अब मानव को एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। पहले ह्यूमंस के राइट्स को कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती थी। मेन जो होता था वो मोनार्क या राजा होता था, उसके मंत्री हुआ करते थे, और नागरिक अधिकारों को कुछ ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाती थी। मनुष्य इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जा रहा था। जिसके पास सैन्य शक्ति होती थी वही जो करता था वो मतलब जो ताकत, अपनी जो भी ताकत थी उसके पास, उसके बल पर वो जो कर सकता था वो करता था, कोई उसे रोकने वाला नहीं था। और अब जब ये इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी तो इन्होंने व्यक्तियों के अधिकारों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। व्यक्तियों के अंदर अब समाज में स्वतंत्रता का विचार फैला, समानता का विचार फैलना, अधिकारों की मांग उठी। तो पूरे विश्व में इन घटनाओं का प्रभाव पड़ा और ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है मानव अधिकारों की। तो आप इससे समझ सकते हैं इन घटनाओं से ही मानव अधिकार का जो विचार है वो विकसित हुआ है। इन अधिकारों और घोषणाओं ने लोगों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता के दावे की नींव रखी। तो मानवाधिकारों की इस तरह नींव पड़ गई थी और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर एक प्रमुख भूमिका के रूप में मानवाधिकार को महत्व दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अधिकारों के लिए एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण देखा गया। विश्व युद्ध के पश्चात व्यक्तिवाद को एक नया आयाम मिला जहां राज्य और सरकारें अपने नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बाध्य हैं। संप्रभु राज्यों के अधिकार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अंतर्गत कानूनी दायित्वों को स्वीकार करते हैं। इसने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार व्यवस्था को स्थापित किया जो आज भी उपस्थित है। तो देखिए दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर एक मानवाधिकार पर पूरे विश्व में सहमति बनाने की कोशिश की जाती है कि पूरे विश्व में मानवाधिकार को सम्मानित किया जाए और एक सार्वभौमिक विचार सामने आता है। तो देखिए दोस्तों, सार्वभौमिक विचार मतलब कि सभी व्यक्तियों को मानवाधिकार मिलने चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा था एक पृष्ठभूमि, एक बैकग्राउंड कि किस तरह मानवाधिकार की शुरुआत हुई। तो मैंने मैग्ना कार्टा से शुरू किया और फिर मैंने आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया। तो मैग्ना कार्टा से शुरू होते होते फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से मानवाधिकार बिल्कुल साफ तौर पर पूरे विश्व में सामने आए। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे जानते ही हम कि फिर यूएन की स्थापना की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां की जाती हैं जिसमें जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, सर मतलब जो देश हैं, वो इस बात के लिए एग्री करते हैं कि वो अपने नागरिकों के मानव अधिकारों की रक्षा करेंगे और वो ऐसा करने के लिए बाध्य हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक बैकग्राउंड की, एक पृष्ठभूमि की बात कर ली मानव अधिकारों की। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र एवं मानव अधिकार। अब हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात करेंगे कि मानव अधिकार से संबंधित संयुक्त राष्ट्र में क्या प्रावधान है, कौन सी एजेंसीज वगैरह हैं जो मानव अधिकार की रक्षा के लिए बाध्य हैं या रक्षा का काम कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र एवं मानवाधिकार। मानवाधिकारों के अध्ययन के प्रमुख विकास 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र चार्टर का गठन रहा है और 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ। देखिए दोस्तों,
मानवाधिकारों का एक प्रमुख जो विकास हुआ वो हुआ 26 जून 1945 को। कहाँ पर हुआ था ये? जब यूएसए के कैलिफोर्निया के जो शहर है कैलिफोर्निया का सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पर जब संयुक्त राष्ट्र जो यूएन है उसका एक संविधान, एक चार्टर जब तैयार किया गया, तो मानवाधिकारों को उसमें एक प्रमुख भूमिका मिली, प्रमुख विकास मानवाधिकार का हुआ और 24 अक्टूबर को इसे लागू कर दिया गया। मतलब बस ये कहा जा रहा है कि मानवाधिकार को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में, संविधान में शामिल किया गया और फिर उसे लागू कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्यों में से एक के रूप में मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देने की पहचान की। संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार आयोग बनाया जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का प्रारूप तैयार करने के लिए जिम्मेदार था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाना रहा है। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र एक संगठन है, एक दुनिया का सबसे बड़ा, आप इसे संगठन कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका कोई एक उद्देश्य नहीं था, इसके कई सारे उद्देश्य थे। इसमें सबसे जो प्रमुख उद्देश्य था वो था अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना, और जो एक अन्य उद्देश्य रहा इसका वो था कि विश्व में मानव अधिकारों को बढ़ावा देना, उसका सम्मान करना। तो संयुक्त राष्ट्र के संविधान में मानव अधिकारों के सम्मान की बात की गई है और इसी के चलते संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार आयोग भी बनाया है। और संयुक्त राष्ट्र ने, यूएन ने 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौम घोषणा की, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की, मतलब कि मानवाधिकारों को पूरे विश्व के लिए बता दिया कि मतलब मानवाधिकार विश्व के सभी देशों के लोगों को मिले हुए हैं। यह मानवाधिकारों की संस्था में एक ऐतिहासिक घोषणा बन गई। संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा मानवाधिकारों के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गए। अब जो लिखित रूप होता है वो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के रूप में सामने आया। अब संविधान में शामिल हो गया। एक तो संयुक्त राष्ट्र का जो संविधान है उसमें मानवाधिकारों को सम्मान की नज़र से देखा गया, उसमें मानवाधिकारों के लिए कई सारे प्रावधान या प्रोविजंस किए गए। दूसरी तरफ एक सार्वभौम घोषणा की गई, मतलब कि घोषणा की गई जिसमें मानवाधिकारों को सभी व्यक्तियों के लिए बताया गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़े दस्तावेज ये बन गए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने से संबंधित विभिन्न प्रावधान हैं। ये घोषणा करता है, हम संयुक्त राष्ट्र के लोगों ने मौलिक मानवाधिकारों में एक मानव व्यक्ति की गरिमा और मूल्य में पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों और बड़े और छोटे राष्ट्रों में विश्वास की पुष्टि करने के लिए दृढ़ संकल्प किया है। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में ये सारी बातें की गई हैं कि घोषणा की गई है कि मौलिक अधिकारों का सम्मान हम सभी करते हैं। जो भी इसके सदस्य देश हैं वो मानव अधिकार को बढ़ावा देने के लिए तत्पर रहेंगे। ये सारी बातें इसके चार्टर में की गई हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के विभिन्न प्रावधानों ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की नींव रखी। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया, जो मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित है। UDHR सभी लोगों और राष्ट्रों के लिए सभी को अधिकार तथा स्वतंत्रता प्राप्त करने के साथ साथ सदस्य राज्यों के मध्य मान्यता और पालन सुनिश्चित करने के लिए एक सामान्य मानक है। इसे राष्ट्र राज्यों के साथ साथ विश्व के लोगों से प्रभावशाली पहचान मिली है। UDHR का मतलब है दोस्तों यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स का जो पूरे विश्व में जो डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा की गई थी, उसको पूरे विश्व में मतलब पहचान मिल रही है, मिली है या मिल रही है। देखिए, जो जितने भी देश हैं वो नॉर्मली सभी देश ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देने की बात करते रहते हैं। तो जो राष्ट्र राज्य हैं वहाँ पर UDHR को यानी कि ह्यूमन राइट्स को काफ़ी प्रभावशाली पहचान मिली है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय शासन को बढ़ावा देने और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले राज्यों पर मानवीय हस्तक्षेप का अभ्यास करने के लिए समर्पित हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम यूएन को यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र एक संगठन है, उसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक प्रमुख जिम्मेदारी है। मतलब पूरे विश्व में जो मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स का विचार है, ये संयुक्त राष्ट्र में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। संयुक्त राष्ट्र के चलते ही मानवाधिकार का विचार बहुत ज़्यादा पूरे विश्व में फैला है और इसकी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मानवाधिकार के उल्लंघन पर कुछ कार्यवाहियां करती हैं। इसीलिए हम संयुक्त राष्ट्र को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि ये जो मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा थी, UDHR था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था ये। इस पर जितने भी सदस्य देश थे संयुक्त राष्ट्र के, उन सभी ने इस पर हस्ताक्षर किए। आज 190 से भी ज़्यादा देश इसके सदस्य हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने सारे देशों ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार की घोषणा पर समझौते किए हैं। मतलब कि वो मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं या मानवाधिकारों की रक्षा के लिए वो काम कर रहे हैं। अब इसके साथ ही अगर कोई भी देश इस अंतर्राष्ट्रीय कानून का अगर उल्लंघन करता है, तो ये भी बात की गई है कि मानवीय हस्तक्षेप किया जा सकता है। जो सदस्य देश हैं वो उस देश में जहाँ पर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है वहाँ पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। हालांकि ऐसा होता बहुत कम है, ना कि बराबर होता है, बट ये प्रावधान किया गया है। यूएन ने विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों जैसे UNDP, यूनिसेफ, ILO, यूनेस्को, ECOSOC, UNHCR आदि के माध्यम से मानवाधिकार को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया है। कुछ एजेंसियां मानवाधिकारों से सीधे तौर पर निपट नहीं सकती, किंतु मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सुदृढ़ भागीदार हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ जो एजेंसियां बताई गई हैं, जो संस्थाएं हैं छोटी छोटी, ये जो संस्थाएं हैं मानवाधिकार की रक्षा के लिए या मानवाधिकार के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। विश्व में मानवाधिकार को बढ़ावा देने में इन संस्थाओं का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। UN वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव जैसे अन्य गैर सरकारी मूल संस्थाएं हैं जो भौगोलिक क्षेत्रों में मानवाधिकारों के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इम्पॉर्टेंट संस्थाएं हैं जैसे कि ह्यूमन राइट्स वॉच है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, ये गैर सरकारी संस्थाएं, इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच के बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा। तो ये जो संस्थाएं हैं इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है मानवाधिकारों के प्रचार में। UDHR सभी राष्ट्र राज्यों का केंद्र बिंदु बन गया है। मतलब कि जो मानवाधिकार का मुद्दा है, मानवाधिकार है, वो सभी राष्ट्र राज्यों, जितने भी देश हैं, उनका एक मेन बिंदु बन गया है और सभी के लिए आधारिक मानवाधिकारों की उपलब्धता को बढ़ावा देता है। प्रत्येक व्यक्ति इन अधिकारों का अधिकारी है। यह व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देता है। व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने की भूमिका न केवल राज्य पर अपितु गैर राज्य अभिनेताओं पर भी निहित है। देखिए दोस्तों, मानवाधिकार क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मानवाधिकार की रक्षा का जो प्रश्न है वो ना केवल राज्य का है। मतलब जो देश है, जो सरकार होगी किसी भी देश की, ये सिर्फ वही मानवाधिकार अपने नागरिकों को नहीं देगी, बल्कि कुछ गैर राज्य संस्थाएं हैं, अभिनेता हैं। गैर राज्य अभिनेता का मतलब होता है NGO वगैरह, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, राज्य से रिलेटेड नहीं है। जो NGOs वगैरह हैं उनके द्वारा भी मानवाधिकार को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। मानवाधिकार व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं में से एक गैर सरकारी संगठनों द्वारा निभाई गई भूमिका है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच जैसे अंतर्राष्ट्रीय NGO ने मानवाधिकार संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाई है। तो देखिए दोस्तों, जो अभी मैंने बताया एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे ये जो
संस्थाएं ये अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल एनजीओज हैं जो कि मानव अधिकार को संरक्षण देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो दोस्तों, अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखो, अभी आपको मैंने बताया कि यूएन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यूएन की बहुत सारी संस्थाएं हैं। यूएन के अलावा जो भी देश है उनका भी एक दायित्व है कि वो मानव अधिकार को बढ़ावा देते हैं। और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि गैर सरकारी संस्थाएं कह लो या एनजीओज कह लो, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, ह्यूमन राइट वॉच हो गया। तो ये सारी जो संस्थाएं हैं वो मानव अधिकार को संरक्षण और बढ़ावा देती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए, मानव अधिकार का जो मुद्दा है वो वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ा मुद्दा है। अब ये जो गैर सरकारी संस्थाएं या जितनी भी संस्थाएं हैं मानव अधिकार के से संबंधित, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है वर्ल्ड में। देखो, आपको याद होगा कि 1990 के आसपास, जो 1990 का क्राइसिस था इंडिया में, इकोनॉमिक क्राइसिस जिसे कहते हैं हम, तो उस समय क्या था कि भारत को विश्व से पैसा नहीं मिल पा रहा था। भारत को ऋण वगैरह नहीं मिल पा रहा था। जब ऋण वगैरह मिला तो भारत के साथ कई सारी शर्तें रखी गई, जैसे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह किया गया। शर्त के आधार पर वर्ल्ड बैंक वगैरह ने कई सारी शर्तें रखी। अब भारत को बहुत सारे जो देश थे वो लोन वगैरह नहीं दे रहे थे। स्पेशली जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, लाइक जो स्वीडन वगैरह जैसी कंट्रीज़ हैं, जो उत्तरी यूरोप वगैरह की कंट्रीज़ हैं, वो लोग इतना नहीं दे रहे थे, भारत को लोन वगैरह नहीं दे रहे थे। उसका क्या कारण था? उसका एक बड़ा कारण था कि भारत में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। जो ये संस्थाएं हैं जैसे कि ह्यूमन राइट वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये जो दूसरी संस्थाएं थी, वो अपनी रिपोर्ट में बराबर दिखाई जा रही थी कि भारत में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। इसी कारण से भारत को 1990 के आसपास जो विश्व के देश थे उनसे लोन वगैरह नहीं मिल रहा था। उसका एक कारण था मानव अधिकार। और यही मानव अधिकार के कारण ही भारत ने मानव अधिकार के उल्लंघन को रोकने के कारण ही भारत ने आगे चलकर फिर मानवाधिकार आयोग की स्थापना की। तो उसका कारण भी यही था कि भारत दिखाना चाहता था कि हम अपने देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि भारत को आर्थिक सहायता भी मिल सके। कहने का मतलब ये है कि इन संस्थाओं का एक अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है देशों के ऊपर, राज्यों के ऊपर। अगर ये अपनी रिपोर्ट्स में प्रकाशित करती हैं कि इस देश में ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रहा है, तो कई सारे देश उसको कई सारे फंड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। और भारत में भी 1990 के आसपास हम जानते हैं कि कितने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था। कश्मीर में हो रहा था, जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के मामले आ रहे थे सामने। तो ये सारे मामले आ रहे थे जिसके चलते बहुत सारे देशों ने अपने जो भी मतलब लोन प्रोवाइड कर रहे थे भारत को, वो बंद कर दिया, नहीं दे रहे थे लोन। तो उसका एक रीज़न ह्यूमन राइट्स भी था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ह्यूमन राइट्स की एक इम्पॉर्टेंट समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। हमने लगभग सारी ही चीज़ें यहाँ पर, आधी से ज़्यादा चीज़ें, सारी नहीं आधी से ज़्यादा चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अब हमें जो मेन चीज़ पढ़नी है वो है कि अधिकारों की 3 पीढ़ियों को पढ़ना है हमें। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए चलिए अब हम इस टॉपिक को यानी कि अधिकारों की 3 पीढ़ी को समझ लेते हैं। अधिकारों की 3 पीढ़ी बहुत, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो बहुत आसान है। देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो ये तीन जो विचार थे फ्रांसीसी क्रांति के, इन तीनों विचारों को 3 पीढ़ियाँ कहा जाता है। अगर मैं समझाऊँ तो देखो, स्वतंत्रता को पहली पीढ़ी कह दिया गया, मतलब कि एक टाइम पीरियड था जब स्वतंत्रता सामने आया, स्वतंत्रता का विचार मनुष्यों के सामने आया, लोगों ने स्वतंत्रता की मांग की, तो उसको पहली पीढ़ी कहा गया। फिर समानता की मांग आई, फिर समानता का विचार विश्व में फैला, तो इसको दूसरी पीढ़ी कहा गया। फिर बंधुत्व मतलब एकता, राष्ट्रीयता, इसका विचार आया, तो फिर इसे तीसरी पीढ़ी कह दिया गया। तो ये बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बात समझाई, बट फिर भी आपको कुछ नोट्स चाहिए, नोट्स में आपको डिटेल में चाहिए, इसलिए अब हम नोट्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं। मानव अधिकारों के अध्ययन में फ्रांसीसी क्रांति को अधिकारों की 3 पीढ़ियों की नींव के रूप में माना जाता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे नारों ने अधिकारों और स्वतंत्रता की आधारशिला रखी, जो मानव अधिकारों का मूल आधार है। ये 3 नारे मानव अधिकारों की उन्नति के महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मानव अधिकारों का 3 पीढ़ियों में विभाजन, अधिकारों का प्रस्ताव
1989 में स्ट्रासबर्ग में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स के एक चेक मतलब एक देश है चेकोस्लोवाकिया जो पहले था, तो चेक न्यायविद कारेल वासक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उनका विभाजन फ्रांसीसी क्रांति, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के 3 महत्वपूर्ण वक्तव्यों का अनुसरण करता है, जिन्होंने मानव अधिकारों की 3 पीढ़ियों के विभाजन की नींव रखी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि जो ये 3 पीढ़ी का विचार है उसमें पहले स्वतंत्रता, फिर समानता, फिर बंधुत्व, ये 3 पीढ़ियाँ लाइन वाइज मानी जाती हैं। ये मानव अधिकारों की 3 पीढ़ियाँ मानी जाती हैं। अब ये जो विभाजन किया गया मानव अधिकारों का पीढ़ियों के रूप में, जो ये विभाजन किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो एक प्रस्ताव के द्वारा एक प्रस्ताव सामने आया था, जिसमें जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स के एक न्यायविद थे कारेल वासक, इनके द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। ये मतलब एक प्रस्ताव रखा गया था जिसमें मानव अधिकारों को 3 पीढ़ियों के रूप में विभाजित यानी कि पार्टीशन उसका किया गया। वो भी किसके आधार पर? फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार के आधार पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं मानव अधिकारों की पहली पीढ़ी की। 18वीं और 19वीं शताब्दी को मानव अधिकारों की पहली पीढ़ी माना जाता है। 17वीं शताब्दी की अंग्रेजी क्रांति और 18वीं शताब्दी की फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के विचार को आगे बढ़ाया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अपने नारे के साथ फ्रांसीसी क्रांति 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसने मानव अधिकारों की 3 पीढ़ियों को स्थापित करने वाली नींव बन गई। तो फ्रेंड्स, जो पहली पीढ़ी थी, वो जो अधिकारों की पहली पीढ़ी है वो 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक मानी जाती है। और इस पहली पीढ़ी में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी, कुछ क्रांतियां थी, जैसे कि अंग्रेजी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति। इन क्रांतियों ने नागरिकों के अधिकारों के विचार को आगे बढ़ाया, प्रमुखता दी कि अब नागरिकों के पास अधिकार होना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई फ्रांसीसी क्रांति के नारों ने, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के। फ्रांसीसी क्रांतिकारी नारा स्वतंत्रता को मानव अधिकारों की समझ और उनके उचित विकास में महत्वपूर्ण माना जाता था। इसके आधार पर अधिकारों की पहली पीढ़ी अनिवार्य रूप से स्वतंत्रता से संबंधित है। तदनुसार नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को अब सार्वभौमिक रूप से पहली पीढ़ी के अधिकारों के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा जो नारा दिया गया था उसमें स्वतंत्रता का विचार, उस समय स्वतंत्रता का विचार मानव अधिकारों के रूप में माना जाने लगा था कि स्वतंत्रता तो सबके पास होनी चाहिए। तो इसीलिए पहली पीढ़ी जो थी वो स्वतंत्रता के रूप में, जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके रूप में मानव अधिकारों की पहली पीढ़ी के रूप में मान्यता दी जाती है स्वतंत्रता को। पहली पीढ़ी के अधिकारों को कभी कभी नकारात्मक अधिकार कहा जाता है, क्योंकि उनका प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब दूसरों को रोका जाए, या उनका आनंद तभी लिया जा सकता है जब दूसरों पर प्रतिबंध लगाए जाएं। इस प्रकार नकारात्मक अधिकारों को अन्य व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण के रूप में परिभाषित किया जाता है, और विशेष रूप से राज्य के हस्तक्षेप से नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेने के लिए राज्य को अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए और नागरिकों पर पूर्ण अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो पहली पीढ़ी में जो अधिकार हैं उसे कभी कभी नकारात्मक अधिकार कहा जाता है, नेगेटिव राइट्स कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे नकारात्मक अधिकार का मतलब है कि ऐसे अधिकार हैं जो तभी लोगों को प्राप्त होते हैं जब दूसरे लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए। देखो, जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आप तभी प्रयोग कर सकते हो जब दूसरों पर उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। जैसे कि अब आपकी स्वतंत्रता है कि आप चाहें तो आप रात के 12 बजे भी निकल सकते हैं रोड पर, या कहीं भी आप मतलब आ जा सकते हैं। रात के 12 बजे भी आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। तो मैंने लास्ट में क्या बोला कि आपको कोई रोकेगा नहीं।
तो मतलब ये है कि आपको स्वतंत्रता दी गई और बदले में दूसरे के ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया, दूसरों को रोका गया कि वो आपको ना रोके जाने से। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि ये अधिकार आपको, आपके इस अधिकार की रक्षा, स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा तब होती है जब दूसरों को आपके अधिकार मतलब स्वतंत्रता को छीनने से प्रतिबंधित किया जाए। जैसे कि आपको स्वतंत्रता है कि आपको व्यापार करने का अधिकार है, आप व्यापार कर सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता दी गई है। बट ये स्वतंत्रता तभी तक होगी ना जब दूसरों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा कि वो कोई भी व्यक्ति आपको व्यापार करने से ना रोके। तो यहाँ पर जो राज्य है उसकी भूमिका बढ़ जाती है, जो सरकार है वो उसकी भूमिका बढ़ जाती है, वो कानून के द्वारा प्रतिबंध लगा देती है कि कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान न करे या उसकी स्वतंत्रता का हनन ना करे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे अधिकार जिन पर मतलब प्रतिबंध लगा दिया जाता है दूसरों पर, अगर आपको वो अधिकार देने के लिए दूसरों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो उसे नकारात्मक कहा जाता है। इसीलिए पहली पीढ़ी में जो अधिकार थे वो नकारात्मक अधिकार भी उन्हें कभी कभी कहा जाता है। पहली पीढ़ी के दौरान मानव अधिकारों की समझ स्वतंत्रता के विचार तक विस्तारित हुई और इसमें भेदभाव से मुक्ति, गुलामी से मुक्ति, यातना से मुक्ति और अन्य अमानवीय प्रकार की सजा और मनमानी गिरफ्तारी से स्वतंत्रता आदि सम्मिलित है। इसमें सभी पहलू समाहित हैं: स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण, सभा और राजनीतिक सहभागिता की स्वतंत्रता। इस प्रकार नकारात्मक मानव अधिकार नागरिक अधिकारों जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, आंदोलन की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और एक संघ बनाने की स्वतंत्रता आदि के साथ निकटता से मेल खाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पहली पीढ़ी थी मानव अधिकारों की वो मुख्य रूप से स्वतंत्रता के विचार तक ही सीमित थी। स्वतंत्रता को ही पूरी तरह मानव अधिकार की पहली पीढ़ी को माना जाता है। मतलब 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक जो विचार था अधिकारों का वो स्वतंत्रता के रूप में था कि गुलाम नहीं बनाया जाना चाहिए किसी को, व्यक्तियों को अपना संघ बनाने की स्वतंत्रता होगी, व्यापार बनाने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। मुख्य रूप से स्वतंत्रता के अधिकार पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया था और इसी को हमने फिर 17वीं और 18वीं शताब्दी तक स्वतंत्रता को ही मानव अधिकारों की पहली पीढ़ी के रूप में स्वीकार किया। अब हम बात करते हैं अधिकारों की दूसरी पीढ़ी की। तो मानव अधिकार की दूसरी पीढ़ी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए संघर्ष ने अधिक प्रमुखता प्राप्त करना शुरू कर दिया। एक अन्य फ्रांसीसी क्रांतिकारी नारा समानता था, जो सभी प्रकार के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का प्रतीक है। यह आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं तक व्यक्तिगत पहुंच की प्रत्याभूति देता है और समान सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इसमें आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक बीमा का अधिकार भी सम्मिलित है। सामाजिक और आर्थिक अधिकार सबसे बुनियादी अधिकार मानव अधिकार हैं, क्योंकि इन अधिकारों के बिना मानव गरिमा को गंभीर संकट होगा। ये अधिकार अन्य अधिकारों के आनंद के लिए पूर्व शर्त हैं। तो देखिए दोस्तों, जो दूसरी जनरेशन है मानव अधिकारों की, जो दूसरी पीढ़ी, देखो पहले तो समझ लो, देखो जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें 3 नारे दिए गए थे, बट उन 3 नारों में से शुरू में जो स्वतंत्रता का नारा था वही सबसे प्रमुख था। 3 नारे दिए गए थे फ्रांसीसी क्रांति में, बट पूरे विश्व में उस समय जो प्रमुख विचार था वो स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर टिका हुआ था, इसलिए वो पहली पीढ़ी हो गई। अब जो समानता का विचार था, समानता का विचार भी तो भाई फ्रांसीसी क्रांति ने तो 1789 में ही नारा दे दिया था समानता का, बट फिर भी समानता का जो विचार था वो प्रमुख कब बना? 1950 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसे मानव अधिकारों की दूसरी पीढ़ी कहा गया। अब समानता को एक मुख्य स्थान दिया गया, क्योंकि जो समानता होती है वो एक मुख्य होती है। अगर समानता नहीं है तो आप दूसरे अधिकारों का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। जैसे कि आपको स्वतंत्रता है कि आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अब आपने देखा कि आपको एजुकेशन लेनी है, अब एजुकेशन लेने के लिए आप गए तो आपने देखा कि जो स्कूल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा फीस है और आपके पास तो उतने पैसे ही नहीं हैं। जो अमीर वर्ग के लोग हैं वही आप शिक्षा ले पा रहे हैं,
बट आपसे तो कहा गया था कि आपको अधिकार है स्वतंत्रता का, आपके पास शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार है, आप शिक्षा ले सकते हैं। बट क्योंकि समाज में समानता नहीं है और समाज में आप निम्न स्तर पर हैं, तो आप उस स्वतंत्रता का लाभ नहीं उठा पाओगे। अब आपको स्वतंत्रता है कि आप मतलब आप अपने अधिकारों के लिए न्यायालय जा सकते हैं, अदालत जा सकते हैं, बट आपके पास उतने पैसे ही नहीं है कि आप वकील का खर्चा उठा सकें। आपके पास उतना पैसा नहीं, उतना टाइम नहीं कि आप 2-4 दिन छुट्टी करके अदालत के चक्कर काट सकें, आप ट्रांसपोर्टेशन का खर्च उठा सकें। तो मतलब हुआ ये कि समानता ना होने के कारण आप अपना दूसरे अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो समानता एक पूर्व शर्त है, पहली शर्त समानता है कि समानता हो तो आप अपने दूसरे अधिकारों का थोड़ा अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे। तो इस तरह से समानता का विचार दूसरी पीढ़ी के रूप में सामने आया और मानव अधिकारों की दूसरी पीढ़ी बना कि अब समानता भी होनी चाहिए। समानता में मुख्य रूप से क्या था कि एटलीस्ट कम से कम आवास होना चाहिए सबके पास, एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, स्वास्थ्य सही होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें प्रमुख रूप से शामिल हैं एक सामान्य समानता में। ये नहीं कि सबको बिल्कुल समान बांट दो, बिल्कुल पूरी तरह समानता नहीं, बट एटलीस्ट सभी को शिक्षा मिल सके, स्वास्थ्य सबका सही हो और आवास हो सबके पास। ये नॉर्मली समानता के मुख्य लक्षण माने जाते हैं। तो जो दूसरी पीढ़ी थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सामने आई। दूसरी पीढ़ी समाजवाद के विचार पर आधारित समानता के विषय पर ध्यान केंद्रित करती है। यह उनका ध्यान समाजवादी विचारधारा से आकर्षित करता है और पूंजीवाद को सामाजिक न्याय और असमान वर्ग शक्ति का कारण मानता है। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम करने का अधिकार, स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार और शिक्षा का अधिकार सहित सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो दूसरी पीढ़ी है वो समाजवाद के विचारधारा पर आधारित है, क्योंकि समानता का जो विचार होता है वो समाजवाद की तरफ ज़्यादा निकट है। पूंजीवाद में तो असमानता बढ़ती है। दूसरी पीढ़ी के अधिकारों को सकारात्मक अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें कल्याणकारी कार्यक्रम प्रदान करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, दूसरी पीढ़ी को सकारात्मक अधिकार कहा जाता है क्योंकि अब इसमें कल्याणकारी कार्य करने के लिए राज्य हस्तक्षेप करता है। अब पहले राज्य क्यों हस्तक्षेप कर रहा था? पहली पीढ़ी में जो स्टेट था, जो सरकार थी, वो हस्तक्षेप करती थी। क्यों करती थी? ताकि आप एक जो व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता का हनन ना हो। मतलब वो स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करती थी, वो उसे बस प्रोटेक्ट करती थी कि उसकी स्वतंत्रता कोई छीन ना ले। इसीलिए वो दूसरे व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाती थी कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना करे, बस इतना काम करती थी। बट अब क्या करेगी सरकार? दूसरी पीढ़ी में समाजवादी रूप सामने आया, समानता सामने आई, तो एक सकारात्मक अधिकार के रूप में दूसरी पीढ़ी आई। अब इसमें जो कल्याणकारी कार्य करेगा राज्य, वो लोगों की भलाई के लिए वो हस्तक्षेप करेगा। लोगों को कुछ, जो गरीब लोग हैं उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देगा, स्पेशल चीज़ें उन्हें देगा, मतलब उनकी अलग से सहायता करेगा। तो ये एक सकारात्मक अधिकार, इसीलिए इसे एक सकारात्मक अधिकार कहा जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अधिकारों की तीसरी पीढ़ी की, जो थर्ड जनरेशन है मानव अधिकारों की, उसकी। अधिकारों की तीसरी पीढ़ी कुल मिलाकर तीसरी दुनिया के देशों या विकासशील देशों की विकसित दुनिया से समान संसाधनों और विकास को साझा करने की मांग है। लेकिन दोस्तों, जो तीसरी पीढ़ी है मुख्य रूप से ये अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बंधुत्व के विचार पर आधारित है। बंधुत्व मतलब एक एकता का विचार है, तो ये है, इस पर आधारित है। बट यहाँ पर साथ में ही जो ये तीसरी पीढ़ी है, इसमें मानव अधिकारों के रूप में एक मांग की जाती है कि जो विकसित देश हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी, जो विकसित जो देश हैं उन्होंने जो प्रमुखता हासिल कर ली है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, उसको विकासशील देशों को प्रोवाइड करें। ये उनका अधिकार है। ऐसे में जो ये विकासशील देश हैं ये एकजुट होकर ये मांग करते हैं। तो इस तरह यहाँ इनके बीच एक बंधुत्व का विचार सामने आया है। अधिकारों की तीसरी पीढ़ी को द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात चिन्हित किया गया था। इसे भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहचाना गया, जो कि उपनिवेशवाद और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों की अवधि द्वारा चिन्हित किया गया था। अधिकारों की तीसरी पीढ़ी आत्मनिर्णय जैसे सामूहिक अधिकारों के आंदोलन से जुड़ी जो व्यक्तिगत अधिकारों के बजाय समूहों के अधिकारों को संबोधित करता है।
अधिकारों की तीसरी पीढ़ी का मुख्य हित पर्यावरण और सतत विकास पर है। देखिए दोस्तों, ये जो अधिकारों की तीसरी पीढ़ी है, ये राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के रूप में सामने आई, उपनिवेशवाद के कारण सामने आया। अब इसमें बंधुत्व का विचार, एकता का विचार सामने आया कि अब जो अधिकारों की मांग की गई वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं की गई कि किसी एक व्यक्ति या पर्टिकुलर व्यक्ति को अधिकार मिलने चाहिए, मतलब समूह में अधिकार मिलने चाहिए कि पूरे के पूरे समूह के पास ये अधिकार होना चाहिए, तो समुदाय की भावना फैले। तीसरी पीढ़ी में कई सारे अधिकार शामिल हैं। इसमें पर्यावरण और सतत विकास का अधिकार भी शामिल है। इसका व्यापक दृष्टिकोण है, जैसे आत्मनिर्णय का अधिकार, शांति का अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार, विकास का अधिकार और पर्यावरण। कुछ ऐतिहासिक घोषणाएं जैसे स्टॉकहोम घोषणा, पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और रियो घोषणा, ये घोषणाएं सभी के लिए पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देती हैं, भविष्य की पीढ़ी के लिए पर्यावरण की रक्षा करती हैं, जिसमें सभी राष्ट्र राज्यों की भागीदारी और सहयोग की आवश्यकता होती है। तीसरी पीढ़ी के अधिकार उन अधिकारों को समाविष्ट करते हैं जो अधिकारों की पहली दो पीढ़ियों अर्थात नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अधिकार पहली और दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत नहीं आते वो अधिकार तीसरी पीढ़ी में उन्हें शामिल किया गया। तीसरी पीढ़ी में कोई एक अधिकार नहीं है, इसमें जो मेन अधिकार है वो है कि समुदाय एकजुट होकर लोगों के अधिकारों की मांग की जाती है। जैसे कि पर्यावरण की सुरक्षा की मांग की जा रही है कि भाई पूरा समुदाय ही चाहता है कि हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहे। अब सिर्फ मैं ही थोड़ी ना चाहता हूँ कि पॉल्यूशन ना हो, मतलब मेरी पूरी फैमिली चाहती है कि भाई पॉल्यूशन ना हो। सिर्फ मेरी फैमिली थोड़ी ना चाहती है कि पॉल्यूशन ना हो, मेरी पूरी गली चाहती है कि पॉल्यूशन ना हो। सिर्फ गली ही नहीं, पूरा मतलब शहर ही चाहता है कि पॉल्यूशन ना हो, फिर पूरा देश चाहता है कि पॉल्यूशन ना हो, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए खतरा है ये। तो समूह में अधिकारों की मांग की जाती है कि पर्यावरण से सुरक्षा का हमें अधिकार है। तो फ्रेंड्स, जो तीसरी पीढ़ी है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी आप समझिए कि इसमें समुदाय के अधिकारों की मांग की जाती है। आत्मनिर्णय का अधिकार, शांति का अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार, विकास का अधिकार, पर्यावरण के विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, ये सारे अधिकार इसमें आते हैं। दोस्तों देखिए, अब हमने तीनों पीढ़ियों के अधिकारों को समझ लिया। अब इसको एक इसका कंक्लूज़न कर लेते हैं, क्योंकि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप इसको कंक्लूड करिए। देखिए, तो यहाँ पर आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, इसके द्वारा मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जो पहली पीढ़ी थी अधिकारों की वो 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक मानी जाती है। 18वीं शताब्दी का मतलब आपको पता होगा 1700 से लेकर 1800 तक, और फिर 1800 से लेकर 1900 तक। तो ये 1700 से लेकर 1900 तक का जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बीच में जो नागरिक और राजनीतिक अधिकार थे उनको बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी गई। इसमें किन अधिकारों को प्रमुखता दी गई? जो कि स्वतंत्रता से जुड़े हुए अधिकार थे, चाहे बोलने का अधिकार हो, चाहे वोटिंग जैसे अधिकार हो, चाहे कैसे भी अधिकार हो जो कि स्वतंत्रता से संबंधित थे, गुलामी के विरुद्ध अधिकार हो। तो ये इन अधिकारों को इस बीच काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई। और इसमें कई सारे अधिकार थे दोस्तों, जैसे कि जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, गैर भेदभाव, मनमानी गिरफ्तारी से मुक्ति, विचार की स्वतंत्रता। तो ऐसे कई सारे अधिकार इसमें शामिल थे। अब इन अधिकारों की गारंटी कौन देता है आज के टाइम पर? तो जो मुख्य दस्तावेज है वो है, भाई देखो, संयुक्त राष्ट्र जो UN है वही उसका चार्टर, उसका संविधान ही मेन है आज के टाइम पर। तो संयुक्त राष्ट्र की जो घोषणा हुई थी, संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की थी ना मानव अधिकारों की, तो उसमें इन अधिकारों को प्रमुखता दी गई, या इन अधिकारों के बारे में लिखित रूप से इन्हें मान्यता दी गई। तो मुख्य दस्तावेज एक संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र हो गया, जिसमें अनुच्छेद 3 से लेकर 21 तक अंतर्राष्ट्रीय नियम पर नागरिक और राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 3 से लेकर 21 तक। अब देखिए, आपको यहाँ पर दूसरी पीढ़ी का एक चार्ट दिखाई दे रहा है, तो देखिए इसे भी समझ लेते हैं। तो दूसरी जो पीढ़ी थी वो 20वीं शताब्दी में शुरू हुई। कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात ही फिर दूसरी पीढ़ी हमें दिखाई देती है मानव अधिकारों की, जिसमें समानता का विचार मुख्य होता है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिए जाते हैं। कौन कौन से अधिकार होते हैं? जैसे कार्य का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा दी जाती है, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, समान वेतन, फिर छुट्टी अवकाश वगैरह का
अधिकार दिया जाता है। तो ये समानता का अधिकार है। समानता का विचार अब सेकंड पीढ़ी में, सेकंड जनरेशन में प्रमुख हो जाता है। और कौन से मुख्य दस्तावेज हैं जो कि इसको मतलब प्रमाणित करते हैं? तो वही है संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र। संयुक्त राष्ट्र में जो मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी, उसके अनुच्छेद 22 से लेकर 27 तक ये अधिकार मतलब लिखे गए हैं। अब अधिकारों की जो तीसरी पीढ़ी है वो भी 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही वो दिखाई देती है, जिसमें एकजुटता का अधिकार, मतलब अब लोगों ने समूह के रूप में आंदोलन करने का अधिकार मांगना शुरू कर दिया कि हमारे पास अधिकार है कि हम आंदोलन कर सकते हैं, हमारे पास अधिकार है कि अब इसमें जो अधिकार थे वो मुख्य रूप से आत्मनिर्णय, शांति, विकास, पर्यावरण संरक्षण जैसे अधिकारों की मांग की गई और ये विचार सामने आया। और इसका ये जो अधिकार है मानव अधिकार, इसको कौन प्रमाणित कर रहा है? तो इसमें बहुत सारे, जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन, मानव पर्यावरण पर 1972 में एक स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, रियो समिट हुआ था एक 1992 में रियो डी जेनेरियो में। तो ये जो समिट हुए थे पर्यावरण से संबंधित, ये दर्शा रहे हैं कि तीसरी पीढ़ी में फिर ये जो पर्यावरण से संबंधित जो अधिकार है वो उसको मान्यता दी गई है। ये अधिकार पर्यावरण से संबंधित हैं, विकास से, शांति से संबंधित ये अधिकार हैं। तो कई सारे हम कन्वेंशन वो देख सकते हैं, कन्वेंशन होते हैं जिसमें शांति की बात की जाती है, हथियारों पर रोक की बात की जाती है। तो ये सारे मानव अधिकार हैं। तो दोस्तों आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तीसरा वाला जो पीढ़ी है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, पर उसमें बस यही समझिए कि एकजुटता का अधिकार है वो, ठीक है। आई होप मैं आपको ये सारी चीज़ें बातें समझा पाया हूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।